हेलो डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले बार सेल फिजियोलॉजी देखा है. वी हैव सीन सेल फिजियोलॉजी प्रीवियसली. टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी. आई एम वैद्य विजय तेलन, वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर in Global Institute of Ayurveda Rajkot in the department of Kriya Sharir. So the first slide is introduction. So during muscular contraction a number of changes are occurring in that instant. हमें पता है कि जब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त उस जगह पर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. द चेंजेस में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एक्सेट्रा. तो ये चेंजेस बहुत सारे हो सकते हैं. मैकेनिकल मतलब जो एक्टिविटी से रिलेटेड है, जैसे मसल एक्टिविटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की, रिलैक्सेशन की, उससे रिलेटेड होगा. इलेक्ट्रिकल जिसमें आयनिक डिफरेंसेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे हमें बेसिक जो पता है उसमें एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स है, उनका स्लाइडिंग ओवर मूवमेंट होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है. ये सारे घटनाएँ होती हैं. द इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर आर जनरली ड्यू टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो इस टॉपिक का महत्व है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल चेंजेस. तो हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस से रिलेटेड चीज़ें ही देखेंगे. तो द इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर आर जनरली ड्यू टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल है उसके वजह से इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं. दीज चेंजेस अकर आइदर एट रेस्ट और व्हेन द मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग. तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त होते हैं, या फिर जब मसल इज एट रेस्ट उस वक्त ये चेंजेस होते हैं. The electrical potential that occurs in a muscle during rest is known as resting membrane potential. तो simply अगर हम देखते हैं तो resting membrane potential is nothing but the electrical potential that occurs in a muscle during rest. So let us see what is resting membrane potential. It has many other synonyms. They are transmembrane potential, transmembrane potential difference or transmembrane potential gradient. As the potential is measured across the membrane, it is also known as transmembrane potential. So definition हम देखेंगे. The electrical potential difference, which can also be known as voltage across the cell membrane between inside and outside of the cell under resting condition is known as resting membrane potential or simply membrane potential. तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, उसके हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसा बोलते हैं. इसके अपोजिट है एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट अकर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ मसल. तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखते हैं या ट्रेस कर सकते हैं ग्राफिकली, उसे हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. The condition of the muscle during resting membrane potential is known as polarized state. तो मसल का जो कंडीशन होता है जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टेट में हो उसे पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं. पोलराइज्ड स्टेट ऐसा बोलते हैं. इन ह्यूमन स्केलेटल मसल द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -90 मिलीवोल्ट्स. तो ह्यूमन स्केलेटल मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट्स होता है. अभी what are the reasons for this membrane potential? So first is the ionic basis of resting membrane potential. Now what does this mean? It means that movement of ions produces ionic imbalance across the cell membrane. तो ions का जो movement है cell membrane के across वो continuously होते रहता है और उनके इस imbalance के वजह से membrane potential create होता है. This results in the development of more positivity outside the cell एंड मोर नेगेटिविटी इनसाइड द सेल. तो ये आयंस के मूवमेंट्स के वजह से सेल के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. नाउ दिस आयनिक इम्बैलेंस इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज द सोडियम पोटेशियम पंप. पहला जो फैक्टर है वो है सोडियम पोटेशियम पंप. सेकेंड फैक्टर इज सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो दो घटक है इसमें, एक है सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा है सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये दो घटकों के वजह से ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स आयनिक इम्बैलेंस इज प्रोड्यूस्ड. सो लेट अस सी सोडियम पोटेशियम पंप. तो व्हाट इज सोडियम पोटेशियम पंप? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. हियर सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन.
It moves 3 potassium ions out of the cell and 2 sodium ions inside the cell by using energy from ATP। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है, तो इसमें 3 पोटेशियम आयंस सेल के बाहर भेजे जाते हैं और उनके बदले में 2 सोडियम आयंस सेल के अंदर लाए जाते हैं और इसके लिए एनर्जी यूटिलाइज की जाती है जो ATP से मिलती है। मोर पॉजिटिव आयंस आर पम्प्ड आउटसाइड देन इनसाइड। जैसे हम देख सकते हैं 3 के बजाय 2 ही आ गए अंदर, तो अंदर एक चार्ज नेगेटिव हो गया। इट लीड्स टू नेगेटिविटी इनसाइड एंड पॉजिटिविटी आउटसाइड द सेल। ठीक है। नाउ व्हाट इज सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी परमेबिलिटी मीन्स कौन से चीज़ों को एक्सेस मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए। तो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड्स लार्जली ऑन द ट्रांसपोर्ट चैनल्स। तो जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स है वो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिसाइड करते हैं। नाउ द ट्रांसपोर्ट चैनल्स आर सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब जो मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेंगे वही मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। सो देयर परमेबिलिटी टू दिस आयंस ऑल्सो वेरीज। तो इस वजह से इनकी जो परमेबिलिटी होती है वो वेरिएबल है और जनरली द चैनल्स आर मोस्टली गेटेड चैनल्स। इसमें कौन से चैनल्स होते हैं, तो गेटेड चैनल्स होते हैं जिनको आप अगर फिजियोलॉजी के टेक्स्ट बुक में देखो तो दे आर बेसिकली गेट लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, गेट लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स विच सीम टू ओपन अप व्हेन they are stimulated. So two types of channels are involved. Basically there are two types of channels. Channels for major anions like proteins. एक तो इसमें 2 चैनल्स है। एक है चैनल फॉर मेजर एनायन लाइक प्रोटीन्स। एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एंड सेकेंड चैनल्स आर लीक चैनल्स। एज द नेम सजेस्ट समथिंग इज लीकिंग आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कुछ तो भी लीक हो रहा है। तो चैनल्स फॉर मेजर एनायंस लाइक प्रोटीन्स। जनरली सम चैनल्स फॉर प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स आर क्लोज्ड। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स प्रोटीन्स को, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को और सल्फेट्स को बाहर जाने देते नहीं हैं, इसलिए ये क्लोज्ड ही होते हैं। एज दीज सब्सटेंसेस कैरी नेगेटिव चार्ज, है ना, दीज सब्सटेंसेस कैरी नेगेटिव चार्ज, उसमें भी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हेंस दे हेल्प टू मेंटेन नेगेटिविटी इनसाइड द सेल। तो ये पार्टिकल्स सेल के अंदर होने के वजह से सेल के अंदर पहले से ही नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। सेकेंडली लीक चैनल्स। Now leak channels are passive channels. They maintain the resting membrane potential by allowing movement of positive ions, sodium and potassium across the cell membrane. Basically leak channels try to maintain equilibrium of the potential. Generally sodium and potassium are transported actively. हमने देखा ना, सोडियम एंड पोटेशियम बेसिकली पंप से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आफ्टर दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, आफ्टर दैट potassium again starts moving out of the cell as potassium channels are open, but sodium does not re-enter the cell that much. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम अंदर आता नहीं है, लेकिन पोटेशियम बाहर लीक हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद, खत्म हो जाने के बाद भी। ठीक है। सो दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इज डन टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम। ये मूवमेंट किस लिए किया जाता है, ताकि आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ड्यू टू दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्रिएटेड। अभी इसके वजह से ऑब्वियसली देयर विल बी अ पोटेंशियल बिकॉज मोर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हैज गॉन आउटसाइड द सेल। प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इज एसेंशियल इन द सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोलैरिटी। पोटेशियम अंदर है तो पोलैरिटी मेंटेन होगी। पोलैरिटी इज -90 मिलीवोल्ट्स। If potassium is decreased, then negativity will rise due to presence of ions like protein, sulfates, organic phosphates. ये तो पार्टिकल्स है ही, ये मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर है, ये पहले से ही नेगेटिव है। पोटेशियम बाहर चला जाएगा तो इनकी नेगेटिविटी ज़्यादा दिखेगी, इसलिए द सेल विल बिकम मोर नेगेटिव इनसाइड। दिस इज कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन, है ना। तो -120 मिलीवोल्ट्स। तो हाइपर पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीक चैनल्स। ओके, नाउ हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख लिया। अभी उसके अपोजिट जो है वो है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द मसल और नर्व इज स्टिम्युलेटेड। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट अकर इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द मसल और नर्व इज स्टिम्युलेटेड। इसके बेसिकली 2 फेजेस है, एक है डीपोलराइजेशन, सेकंड इज रीपोलराइजेशन।
तो डीपोलराइजेशन, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल चालू होने की इनिशियल फेज इज डीपोलराइजेशन। नाउ हियर इनसाइड ऑफ द मसल बिकम्स पॉजिटिव। हमको पता है इनसाइड ऑफ द मसल इज नेगेटिव, बट नाउ इट बिकम्स पॉजिटिव, आउटसाइड बिकम्स नेगेटिव। This is exactly opposite of resting membrane potential. This is known as depolarization. Okay. Now repolarization, the phase of action potential in which the muscle reverses back to the resting membrane potential. यानी पूर्व स्थिति जो आ जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त जो कंडीशन थी वो आ जाना, उसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। नाउ हियर आउटसाइड ऑफ द मसल बिकम्स पॉजिटिव, इनसाइड बिकम्स नेगेटिव। आउटसाइड बन रहा है क्या पॉजिटिव, इनसाइड बन जाता है नेगेटिव। फिर से नाउ एक्शन पोटेंशियल को हम एक चार्ट पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस ग्राफ को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल कर्व। द एक्शन पोटेंशियल कर्व कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट अकर्स इन एन एक्साइटेबल टिश्यू such as muscle after stimulation is known as action potential curve. This curve has three major parts. First is the latent period, second is the depolarization, third is the repolarization. Now let us see the graph. This is the graph. Now as you can see, this is the latent period, okay, this period. Then this is the depolarization period, this is the repolarization period. Okay, so we can see here easily, this is the latent period, this is the depolarization period, and this is the repolarization period. Now let us see how this occurs. So the latent period, the period when no change occurs in the electrical potential immediately after applying the stimulus. तो ये वो पीरियड है जब स्टिमुलस तो मिल गया है लेकिन फिर भी देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इमीडिएटली। ओके, तो यहाँ पर कोई चेंज होता नहीं है स्टिमुलस मिलने के बाद भी। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ड्यूरेशन इज 0.5 to 1 मिली सेकेंड्स। नाउ व्हाट इज स्टिमुलस आर्टिफैक्ट? ये लेटेंट पीरियड में फिर भी एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको इलेक्ट्रिकल चेंज दिखता है, उसे कहते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। When a stimulus is applied, there is a slight irregular deflection of baseline for a very short period. This is called as stimulus artifact. यानी स्टिमुलस जब लगाया जाता है स्लाइट इरेगुलर डिफ्लेक्शन मिलता है बेसलाइन पीरियड का, उसको बोलते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। दिस आर्टिफैक्ट occurs because of the disturbance in the muscle due to leakage of current from stimulating electrode to the recording electrode. ये आर्टिफैक्ट क्यों होता है? ड्यू टू डिस्टर्बेंस है बेसिकली, लीकेज ऑफ करंट। किसमें से? स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड टू रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं उनमें से करंट लीक होता है, इसलिए ये स्टिमुलस आर्टिफैक्ट दिखता है। द स्टिमुलस आर्टिफैक्ट इज फॉलोड बाय लैटेंट पीरियड। नाउ ग्राफिकली वी कैन सी द स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। दिस इज द स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, दिस पोर्शन। ओके, हियर वी कैन सी द बेसलाइन हैज, देयर इज change in the baseline. This is the baseline. The baseline has changed slightly, but this is not due to muscular activity or electrical changes in the muscle. It is because of electrical leakage from the stimulating electrode. Okay, so now depolarization, it is the second phase of action potential curve. Depolarization starts after the latent period. Latent period खत्म होने के बाद depolarization चालू होता है। Initially it is very slow and the muscle is depolarized for about 15 millivolts. Slow है और धीरे धीरे 15 millivolts तक वो depolarize होता है। Then suddenly there is a firing level and depolarization. After initial slow depolarization for 15 millivolts up to 75 millivolts, the rate of depolarization increases suddenly. एकदम से rate of depolarization बढ़ जाता है। The point at which the depolarization increases suddenly is called as firing level. तो this moment पे depolarization increases suddenly is known as firing level. Now second term that we can see in depolarization is overshoot. From the firing level the curve reaches isoelectric potential. It reaches zero potential rapidly and then shoots up beyond the zero potential. The isoelectric base is up to plus 55 millivolts. It is known as overshoot. यानी ज़ीरो पोटेंशियल जो है, आइसोइलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है, बेस पोटेंशियल जो है उसके ऊपर एकदम ओवरशूट हो जाता है एंड इट लुक्स लाइक अ स्पाइक। ओके,
that is known as overshoot in the depolarization. Now in repolarization, when depolarization is completed, the repolarization starts. There is a spike potential that is seen during this stage. Rapid rise in depolarization and the rapid fall in repolarization are together called spike potential. So the spike that is seen, the pointed spike that is seen, it is both due to rapid rise in depolarization and due to rapid fall in repolarization. यानी एक तो रैपिडली डिपोलराइजेशन बढ़ गया और रिपोलराइजेशन तुरंत चालू हो गया, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल. इट लास्ट फॉर 0.4 मिली सेकेंड्स. नाउ आफ्टर डिपोलराइजेशन और नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल, रैपिड फॉल इन रिपोलराइजेशन इज फॉलोड बाय ए स्लो रिपोलराइजेशन. रैपिडली पहले तो रिपोलराइजेशन फॉल होता है, फिर स्लोली थोड़ा सा वो उसका जो रेट ऑफ फॉल है वो स्लो हो जाता है. इट इज कॉल्ड, दिस स्लो रिपोलराइजेशन इज कॉल्ड आफ्टर डिपोलराइजेशन और नेगेटिव आफ्टर पोटेंशियल. इट्स ड्यूरेशन इज 2 to 4 milliseconds. नाउ आफ्टर hyperpolarization or positive after potential, so after reaching the resting level -90 millivolts it becomes more negative. अभी होता क्या है कि रिपोलराइजेशन हो गया है, -90 millivolts तक ग्राफ आ गया, फिर भी उसके नीचे जाता है. दिस इज कॉल्ड एज हाइपरपोलराइजेशन और पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल. इसको हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन. दिस लास्ट फॉर मोर देन 50 milliseconds. आफ्टर दिस द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिस्टोर्ड स्लोली. इसके बाद धीरे धीरे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ जाता है. सो दिस इज हाइपर पोलराइजेशन और पॉजिटिव आफ्टर पोटेंशियल. यानी -90 millivolts तक जाने के बाद भी फिर से ग्राफ और नीचे जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. सो दिस इज द ग्राफ एंड एज यू कैन सी -90 millivolts, there is a stimulus, you see a stimulus artifact, slowly there is a slow curve in the depolarization, then you can see a firing level. From here the curve will shoot up instantly even above the baseline. This is the isoelectric baseline, it shoots above it. Now again it's come down rapidly. Now this portion is known as spike potential. Rapid depolarization, rapid repolarization, and this is known as overshoot. Slowly now as it comes down very fast it becomes slow here. Now this is known as after depolarization. Okay, so this is till -90 millivolts. Now after this the graph is still going down, it goes below the -90 millivolt potential. Now again it comes back, but this stage is known as after hyperpolarization or hyperpolarization. This is after depolarization. Okay, अभी इसमें क्या क्या होता है, जैसे we can see in the A section opening of sodium channels, B section basically it is in the depolarization section, opening of many sodium channels. Then in the C section, closure of sodium channels and opening of potassium channels. Here closure of sodium channels and opening of potassium channels, and lastly closure of potassium channels. So this is how action potential is generated. Thank you for listening to this video.